हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 7। पिछले पार्ट्स में हमने अभी तक कवर किया है टिल साइक्लोट्रॉन। ओके, तो पिछला 6th पार्ट वाज बेस्ड ऑन साइक्लोट्रॉन, 5th पार्ट वाज बेस्ड ऑन वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये 5th और 6th पार्ट जो है, इस वाले पार्ट में बी और ई दोनों एक साथ लग रहा था। तो कुछ कुछ फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी यूज़ किए हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज देयर। फाइन। उससे पहले हमने डिस्कस किया है कि एक चार्ज पर क्या फोर्स लगता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक कंडक्टर में क्या फोर्स लगता है अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और करंट कैरी कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, इट विल बी अ सर्कुलर मोशन। तो अभी तक हमने इतने पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कवर हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में है, न्यूमेरिकल्स जो नीट में है, न्यूमेरिकल्स जो जेई में पूछे जा चुके हैं। तो आपको आइडिया एक्चुअली मिल जाएगा अगर आप 6th पार्ट तक देख लेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्या लेवल है उनका और जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बन रहा है, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए। और टॉपिक बाय टॉपिक ही वीडियो बना रहे हैं, एक लेंदी वीडियो नहीं बन रहा है कि आप 1 आवर सर्च करते रहें, उसके बीच में कहीं 15 मिनट्स आपके काम का कंटेंट होगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बन रहा है। जैसे आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ठीक है, सो आज हम सिर्फ बायोट-सेवर्ट लॉ को ही देखेंगे और एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। फाइन। और एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो मेडिकल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 1996 में। फाइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 से। ओके, सो सबसे पहला चीज़ जो हमें पढ़ना है इसमें वो ये है कि व्हाट इज बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, बायोट-सेवर्ट लॉ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं। फाइन। सो सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। ओके, सो बायोट-सेवर्ट लॉ जैसे हमने टॉपिक में भी देखा यहाँ पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। तो हमारे पास एक वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ वायर है हमारे पास, लेट इट बी लेंथ इसकी इस साइड भी है, इस साइड भी है, हमने कुछ एलिमेंट लिया हुआ है बीच में। फाइन। तो अब इस वायर में अगर करंट जा रहा है, करंट कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, सपोज आई इज द करंट। फाइन। तो इस आई करंट की वजह से इस तरफ भी और इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। वी नो राइट हैंड थंब रूल, करंट का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फाइन। ओके, सो बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ये dl, तो इस dl की वजह से यहां से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ वी यूज्ड टू कैलकुलेट दिस। फाइन। तो हमें बायोट-सेवर्ट लॉ db की वैल्यू देगा। ओके ओके, फाइन। तो हमारे पास जो है वो एक एलिमेंट है dl जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट से, इस एलिमेंट से r डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, लेट इट बी P। इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। फाइन। तो और ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। ओके, सो लेट dl बी द एलिमेंट carrying current I, okay, and P be a point at a distance r from element at an angle theta। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट एलिमेंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। फाइन। तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे क्रॉस है, क्रॉस मींस टुवर्ड्स इनसाइड एंड अगर डॉट बनाते तो आउटसाइड। फाइन। ओके, तो अगर बायोट-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट दिखे तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो dB है that is directly proportional to the current, that is I, directly proportional to I, directly proportional to current
in the element. Second, dB is directly proportional to the length of element जो हमने consider किया है, that is directly proportional to the length of element, to the length of element. मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखने बोलता है तो एग्जैक्टली ऐसा ही आपका स्टेटमेंट भी हो जाएगा. फाइन, अदरवाइज दिस वुड वर्क फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके फाइन. नेक्स्ट इज dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो एंगल बन रहा है इसके साइन से, दैट इज साइन थीटा. फाइन, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा बिटवीन DL एंड R. तो DL और R के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है उसका साइन एंगल, ठीक है. तो dB इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नाउ द थिंग लेफ्ट इज दिस R. ओके, सो dB जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between DL and point P. ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप बायोट-सैवर्ट लॉ का इक्वेशन लिख पाएंगे. फाइन, ओके. सो अगर इन सबको कंबाइन किया जाए तो dB क्या आता है? dB इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली टू I, डायरेक्टली टू DL, डायरेक्टली टू साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ठीक है, तो या तो हम इसको कुछ ऐसे लिख लें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर. ठीक है, तो दोनों ही टर्म्स मेंशन हो सकते हैं. ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल गई. ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बायोट-सैवर्ट लॉ. ठीक है, दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बायोट-सैवर्ट लॉ. जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपको फाइनली इक्वेशन मिल गया बायोट-सैवर्ट लॉ का. ठीक है, जहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁷. ओके, म्यू नॉट की अगर वैल्यू बोले तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ठीक है, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके फाइन. नाउ अब ये तो हो गया इसका स्केलर फॉर्म. दिस इज द स्केलर फॉर्म. हमें पता है जो b है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. फाइन, तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ. वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं? हम यहां पर ऊपर और नीचे r को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फाइन, सो दिस इज dB इज इक्वल टू I dl साइन थीटा. या इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, r साइन थीटा अपॉन नीचे अगर r मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब, और यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड dB इज इक्वल टू दिस. कुछ इस तरीके से. फाइन, कुछ नहीं किए, बस ऊपर और नीचे r मल्टीप्लाई कर दिए. ओके, नाउ सी दिस वन, dl r साइन थीटा. इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r. क्रॉस प्रोडक्ट है ये, डिवाइडेड बाय r क्यूब. ये है b का वेक्टर फॉर्म. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ b. फाइन, dl क्रॉस r. तो आपको यहां पर डायग्राम में दिख रहा होगा, यहां पर dl का डायरेक्शन हम वही कंसिडर करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है. तो dl का डायरेक्शन यहां पे अपवर्ड्स है और r का डायरेक्शन इस साइड है. फाइन, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो हमने कंसिडर किया था साइन थीटा में. तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ. ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इवन जो एमसीक्यू पूछा गया वो यही पूछा गया. फाइन, और काफी ऑप्शंस ऐसे रहेंगे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको ध्यान नहीं देते हैं बल्कि इसको देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है एंड आगे फर्दर डेरिवेशंस में भी यही यूज होता है. फाइन, ओके. नाउ लेट अस सी सम फीचर्स ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ.
तो बायोट-सेवर्ट लॉ जब हम देखें तो हमें मिल गया कि dB इज dl क्रॉस r, फाइन। तो dB का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो आपको मिल चुका है, ये मैग्नीट्यूड। अगर हम dB का डायरेक्शन देखते हैं, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ dB इज dl क्रॉस r है, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द dl एंड r। जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट जो आता है उसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज dB फ्रॉम हियर, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। सो डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू dl एंड r, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, dl के भी और r के भी, फाइन। और ये हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि पहले वेक्टर की तरफ, जैसे dl है तो पहले वेक्टर की तरफ हमें क्या करना है, हमें फिंगर्स ओपन करना है, एंड सेकेंड वेक्टर की तरफ हमें फोल्ड करना है। तो ये जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन देगा b का, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर चले जाएं, ओके, ये वाला स्लाइड देखें अगर, तो इसमें पहले वेक्टर की तरफ dl क्रॉस है, तो पहले वेक्टर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, सेकेंड वेक्टर की तरफ फोल्ड करना है, एंड देन हमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो थंब से मिलेगा, ओके। आई होप आपको समझ आ गया। और dl और r जो है वो एक दूसरे के, dl और r के बीच का एंगल डिफाइंड नहीं है, बट ये जो dB है वो dl के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और r के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, फाइन। और जो हम डायरेक्शन निकालेंगे वो निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फीचर्स। तो हमें जो वैल्यू पता चली दैट वाज dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, फाइन, ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एलिमेंट कंसिडर किया वो कुछ ऐसा था, ये dl एलिमेंट था हमारा, यहाँ से r डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट हमने p कंसिडर किया एंड ये दिस वाज एंगल थीटा, फाइन, ओके। तो अगर मैं बात करूं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अभी यहां पर करंट हमने इस डायरेक्शन में दिखाया था, तो dl का डायरेक्शन ऐसा है, r का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है, मतलब r जो है वो dl से अलाइन हो जाता है, r dl से अलाइन हो जाएगा तो दोनों के बीच में एंगल 0 बन जाएगा। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो dB विल बी इक्वल टू IDL साइन 0 डिग्री बाय r स्क्वायर। तो साइन 0 0 होता है, तो dB की वैल्यू आ जाएगी 0। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा अगर हम इसी लाइन पर कोई पॉइंट देखते हैं, ठीक है। नाउ सेम केस आएगा जब हम थीटा को 180 डिग्री ले लेंगे, सो dB इज इक्वल टू IDL साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो साइन 180 भी 0 होता है, सो यहां से भी dB की वैल्यू आ जाएगी 0, फाइन। तो चाहे आप ये P पॉइंट आप ऊपर ले लें या P पॉइंट नीचे ले लें, अगर आप इसकी वायर पे कंसिडर कर रहे हैं, dl के पैरेलल कंसिडर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, क्योंकि r डिस्टेंस ही नहीं है, r भी 0 हो गया और एंगल भी हमें 0 मिल गया, फाइन। थर्ड कंडीशन ये आती है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये dl एलिमेंट के परपेंडिकुलर हम कोई पॉइंट ले लें P, सो यहां पर आ जाएगा dB इज इक्वल टू IDL साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। तो साइन 91 होता है, dB इज इक्वल टू IDL बाय r स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dB। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 एंड दैट इज एट एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर जब हम साइन 90 पुट कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है साइन की, और उसी की तरह dB भी हमको जो मिल रहा है IDL बाय r स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 90 डिग्री पे मिलेगा dl से, फाइन। तो ये कुछ फीचर्स है इसके, एंड एक फीचर आप और ऐड कर सकते हैं, दैट इज हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ B, जो मैंने अभी बताया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइन। Moving to next slide, that is what is the relation between the permeability and permittivity. Okay, now if I write mu naught and epsilon naught like this, okay, let me write like this.
फाइन। अब जो हमने वैल्यूज पढ़ रखी है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, ऐसी वैल्यूज हमने देखी हुई है। इससे रिलेटेड जो वैल्यू हमने देखा है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट यूज होता है जो अभी यहां पर भी यूज हुआ है, दैट इज इन द वैल्यू ऑफ dB, ठीक है। और दूसरा जो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट दैट इज 1 या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ 4 पाई लगता है, म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ता है 4 पाई को। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू है जो हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, हम 4 पाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 पाई को डिवाइड कर लेते हैं। इफ यू डू लाइक दिस, नाउ वी नो दैट कि k दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 1/9 × 10⁹, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। फाइन। नेक्स्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 1 × 10⁻⁻7 बोल सकते हैं, या 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। फाइन। तो ये वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे इसमें तो हमें वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिलेंगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1/9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻7। अगर ये 10⁻⁻7 को नीचे लेके आएंगे सो दैट बिकम्स 1 × 9 × 10⁻9 + 7 विच इज 1/9 × 10⁻16, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, और 3 × 10⁸ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली हमें क्या मिल गया, हमने इनिशियली कंसिडर किया था एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो हमें रिजल्ट मिल गया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है, ठीक है। आई होप आपको यहां से समझ आ गया। दिस c इज व्हाट, दिस c इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फाइन, ओके देन मूविंग टू द लास्ट स्लाइड। और हमने एक क्वेश्चन कंसिडर किया है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, दैट इज जो मेडिकल 1996 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके ओके, इट सेज दैट द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट अ डिस्टेंस r। तो हमें एलिमेंट दिया हुआ है dl, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है r, और एलिमेंट कैरिंग अ करंट ऑफ I, हमें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो dB वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। तो I² वाले टर्म तो हट गए, I² नहीं हो सकता और ये I² नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। फाइन। अब ये सबका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म के लिए हमने क्या किया था, dB वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², लेकिन वेक्टर फॉर्म के लिए हमने ऊपर और नीचे r मल्टीप्लाई किया था, तो नीचे r³ आना चाहिए, तो नीचे r³ आना चाहिए। अब अगर आप ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे तो यहाँ पर r³ इसमें आ रहा है। फाइन। और ये है आपका dB का वेक्टर फॉर्म जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये वाला वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर r³ होना चाहिए था तब ये करेक्ट होता। सो और करेक्ट आंसर इज दिस बी। फाइन। तो आई होप आपको बायोट-सेवर्ट लॉ टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसकी हेल्प से ही डेरिवेशंस लेने वाले हैं आगे, और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस थ्रू दिस बायोट-सेवर्ट लॉ कम आता है, बट इसके बाद जो हम डेरिवेशंस लेने वाले हैं थ्रू द लूप एंड ऑल, उससे न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं। फाइन। सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप पहले के 6 पार्ट्स ऑलरेडी देख लें, ठीक है, क्योंकि अब जो टॉपिक होगा वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट चलने वाला है। ओके, तो वो कंटेंट आप ऑलरेडी देख के रिवाइज कर लें ताकि आपका वहाँ तक का चीज़ प्रिपेयर हो जाए। फाइन। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, thank you.